हाय दोस्तों, टेक्निकल स्टडी कैंपस हरदा में आप लोगों का स्वागत है। और हम यहाँ पर इस सीरीज में पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को। तो देखिए स्टूडेंट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी हम 3 लेक्चर को पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम क्या होता था। तो ओम्स लॉ को हमने बहुत ही डिटेल्स में, मैंने बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाया था। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध क्या होता है ना। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, ओके है ना। तो देखो स्टूडेंट, ओम्स लॉ जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर वोल्टेज, करंट और एक कांस्टेंट मिला था आपको आर, है ना। ये इक्वेशन आपको मिलती है ओम्स लॉ में, जहाँ पर आर को आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट बोलते हो, है ना। और इसी को आपने लिखा था कि भैया यही सर्किट का रेजिस्टेंस होता है, ओके। तो इसी रेजिस्टेंस को पढ़ना है कि ये कांस्टेंट क्या होता है, किस तरह से सर्किट में बिहेवियर करता है, इसका काम क्या होता है, इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या होते हैं, या ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, यानी हमको सिर्फ इस रेजिस्टेंस को पढ़ना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक सिंपल से वे में समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास में ये कोई सड़क है और इस सड़क के ऊपर में यहाँ पर ये बहुत सारे ब्रेकर बने हुए हैं, या फिर यहाँ पर इस सड़क के ऊपर क्या है, गड्ढे बने हुए हैं, है ना। और अगर आप यहाँ से एक बाइक को लेकर जा रहे हो तो क्या होगा कि ये गड्ढे या स्पीड ब्रेकर, है ना, इस बाइक की स्पीड को क्या करेंगे, कम करेंगे, है ना। यानी इसकी गति में क्या डालेंगे, अवरोध डालेंगे। क्योंकि अगर मान लो कि ये स्पीड ब्रेकर इस रोड के ऊपर नहीं होते, है ना, ये स्पीड ब्रेकर अगर इस रोड के ऊपर नहीं होते या गड्ढे नहीं होते, ये रोड एकदम सपाट होती, तो आपकी बाइक क्या होती, इजीली यहाँ से पास हो जाती, यानी कि कम समय में आपकी डिस्टेंस को कवर करती, है ना। लेकिन इन गड्ढे और स्पीड ब्रेकर की वजह से, रोड के खराब होने की वजह से आपकी बाइक की जो गति होगी वो कम हो जाएगी। उसी प्रकार आपके कंडक्टर में क्या होते हैं, उसी प्रकार क्या होंगे कि आपके जो चालक होता है ना, चालक के अंदर क्या क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपलब्ध होंगे चालक के अंदर, है ना। और इस कंडीशन में मान लीजिए कि अभी आप अगर यहाँ पर विभवांतर लगाते हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर से एक आई एम्पियर की करंट फ्लो होगी। इलेक्ट्रॉन करंट की विपरीत दिशा में चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलेंगे, जबकि आपकी करंट क्या होगी, इस दिशा में जाएगी, ठीक है ना। अब समझो बात को कि अभी तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये मान लो कि आपके सड़क के ऊपर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो इजीली यहाँ से बाइक जा रही है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के मार्ग में अभी कोई बाधा नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ सम पॉजिटिव आयंस, यानी कुछ पॉजिट्रॉन भी उपलब्ध होते हैं, ठीक है। अभी देखो ये पॉजिटिव आयंस क्या हैं या पॉजिट्रॉन क्या हैं, जब मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं इसे समझा दूंगा। अभी सिर्फ आप ये मान कर चलिए कि जितने आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, उतने ही क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव आयंस होंगे। तो क्या होता है कि जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गति करने की कोशिश करते हैं तो इनकी इन पॉजिटिव आयंस के साथ क्या होती है, टक्कर होती है। और इन टक्करों की वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। और बाधा उत्पन्न करते हैं, या यूं कहें कि धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, है ना। तो ये जो आपके पॉजिटिव आयंस या स्पीड ब्रेकर हैं, ये कहीं ना कहीं एक जैसे काम कर रहे हैं। मतलब देखो यहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर है या गड्ढे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस बाइक की गति को कम कर रहे हैं। उसी प्रकार से आपके कंडक्टर के अंदर ये जो पॉजिट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की गति को कंट्रोल करते हैं या कम करते हैं, ठीक है, या उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं।
क्लियर है। तो इसे ही हम सर्किट का प्रतिरोध कहते हैं। मतलब अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा क्या होंगी, कम होंगी। मतलब अगर प्रतिरोध कम होगा तो धारा क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसी प्रकार से अगर मान लो यहाँ पर आपके रोड के ऊपर ब्रेकर कम है या रोड एकदम आपका सपाट है, प्रॉब्लम कम होंगी, तो ये बाइक यहाँ से ज्यादा तेजी से फ्लो होगी, मतलब स्पीड ज्यादा होगी। और इस बाइक को आप करंट मान लीजिए, है ना, और इस ब्रेकर को आप रेजिस्टेंस मान लो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यही आपका फिनोमिना या यही आपका क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि कंडक्टर का वह गुण जिसके कारण वह क्या हो रहा है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो मैं ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख भी दिया हूं कि किसी चालक का वह गुण जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम प्रतिरोध के इकाई की बात करें या यूनिट की बात करें तो प्रतिरोध को आप ओम में व्यक्त करते हो, और ओम का सिंबल कुछ इस तरह से आप हेडफोन की तरह बनाते हो, है ना। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इस तरीके से आप सर्किट में रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करते हो, है ना। ये कुछ मैं बता रहा हूँ सिंबल रेजिस्टेंस के, तो ये होते हैं फिक्स रेजिस्टेंस, और कुछ जगह पर आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये जो सिंबल बना रहा हूँ मैं, ये होते हैं आपके वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना, यानी कि परिवर्ती प्रतिरोध जिनके मान को आप क्या करते हो, चेंज कर सकते हो, यानी परिवर्तित कर सकते हो, है ना। तो ये सर्किट में आपके क्या होते हैं, प्रतिरोध होते हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है वो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम आगे देखेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक या ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये इस चालक की किन किन अवस्थाओं पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो अब हमें देखना है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है चालक की लंबाई पर। ठीक है, को चेंज करेगा वो जो क्वांटिटी है वो है चालक की लंबाई। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लंबाई से किस प्रकार से प्रभावित होता है उसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में ये कोई सड़क है, ठीक है, और इसकी लंबाई स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर 5 किलोमीटर रखी है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। और यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर ये कुछ स्पीड ब्रेकर हैं या रोड यहाँ पर खराब है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको बाइक है, और देखो आपको बाइक को रिलेट करना है किससे, करंट से। मतलब मान लीजिए कि ये आपकी क्या हो गई, चार्ज हो गई। एक तरीके से आप इसको चार्ज मानो या इलेक्ट्रॉन मानो, क्योंकि आप चार्ज प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। तो देखो इस चार्ज को इस बे से यहाँ से पास होना है, यानी इसकी लेंथ कितनी है, 5 किलोमीटर है अभी मान लीजिए। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पर ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है, मान लो ये बाइक जो जा रही है, इसने इस 5 किलोमीटर की दूरी को 10 मिनट में तय किया। ठीक है, ये केस फर्स्ट है ना। अब मान लो आपने इस सड़क की लंबाई को, है ना, मैं यहाँ पर आपको कुछ अलग कलर से दिखाता हूँ। मान लो आपने इस सड़क की लंबाई को कुछ इंक्रीज कर दिया, मान लो यहाँ से आपने 5 किलोमीटर और बढ़ा दी दूरी, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मतलब अब आपकी बाइक को पहले 5 किलोमीटर को तय करने में 10 मिनट लग रहा था, तो दूसरे 5 किलोमीटर को और चलेगी तो 10 मिनट और लग गया, है ना। अब जब मैंने आपको बेसिक फार्मूला याद करिए, जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने करंट के लिए क्या लिखा था, I बराबर QYT, है ना। और मैंने वहां पर आप लोगों को बताया भी था, 2 अलग अलग बॉडी लिया था, 100 कूलम का चार्ज लिया था। अगर किसी ने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो उसे ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, है ना। और अगर कोई स्टूडेंट इसको बहुत ही आसान भाषा में समझना
चाहता है तो वो प्लीज़ मेरा फर्स्ट वीडियो पहले वॉच करे, तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चार्ज अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट मान रहा हूँ, है ना, चार्ज मेरे लिए कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि यही बाइक है ना जो पूरे रास्ते को तय कर रही है, ठीक है। तो जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई एक तरह से टाइम से, है ना। तो अभी देखो पहले की अपेक्षा अभी टाइम क्या हो गया, बढ़ गया ना यार। अभी आप बोलोगे कि भाई अभी का जो टाइम है वो क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब कि आपका क्या हो गया, यहाँ पर जो पहले 5 किलोमीटर लंबाई रखी थी उसके कंपैरिजन में एक और 5 किलोमीटर लंबाई ऐड कर दी तो टाइम बढ़ गया। तो इस इक्वेशन के हिसाब से धारा जो है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती है। आपका टाइम बढ़ा तो आपकी धारा कम हो गई, ठीक है। अब देखो धारा कम हो गई क्योंकि टाइम आपका क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। अब यहाँ पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस जो होता है वो धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी मैंने बताया कि प्रतिरोध जो होता है वो धारा का उल्टा होता है, मतलब प्रतिरोध ज्यादा होता है तो धारा कम होती है और प्रतिरोध कम होता है तो धारा ज्यादा होती है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी करंट कम हो गई, है ना, तो आपका रेजिस्टेंस क्या हुआ, इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि बढ़ गया। क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस बड़ा है तभी तो आपकी धारा क्या हो गई है, कम हो गई है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि लंबाई बढ़ाने से धारा कम होगा, मतलब आपका प्रतिरोध बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, इसको अब हम थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में समझते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है और कंडक्टर ये मान लो पहले इसका 5 मीटर लंबाई थी, है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन थे इनको चलने में सिर्फ ये पॉजिट्रॉन भी होंगे इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यहाँ पर कंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टक्कर, है ना, इन पॉजिट्रॉन के साथ सिर्फ कितनी कम हो रही, मतलब यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसको कम पॉजिट्रॉन को फेस करना पड़ेगा, है ना, मतलब उसमें अवरोध कम होगा। लेकिन अगर मान लो कि आपने यहाँ से इस कंडक्टर को में की लेंथ को इंक्रीज कर दिया और अब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसको यहाँ के पॉजिट्रॉन के साथ भी क्या करना पड़ेगा, टक्कर लेनी पड़ेगी, है ना, मतलब ये भी उसका विरोध करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि अगर चालक की लंबाई बढ़ती है तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। मतलब एक बात समझ में आ रही है कि जो चालक की लंबाई है वो सीधे समानुपाती होता है किसके, प्रतिरोध के। मतलब अगर आपने चालक की लंबाई बढ़ा दी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस होता है वो चालक की लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। मतलब अगर आप यहाँ पर क्या बढ़ा रहे हो, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो सॉरी इसको थोड़ा ऐसा लिखते हैं कि लेंथ बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, जबकि अगर लेंथ को कम कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लेंथ और रेजिस्टेंस के बीच ग्राफ को प्लॉट करूं, है ना, तो आपको जो रेखा मिलेगी वो किस प्रकार से मिलेगी, इस तरीके से। इधर मैं रेजिस्टेंस रखता हूं और यहाँ पर लेंथ, तो कुछ आपको इस तरह से लीनियर लाइन मिलेगी, है ना। मतलब इससे समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, लेंथ को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। पॉइंट ए पॉइंट बी के हिसाब से आप लोग देख सकते हो, है ना। अब दूसरा जो कारक होता है, लेंथ से समझ में आ गया, क्लियर है। अगर कोई छात्र लिखना चाहे तो बिल्कुल लिख सकता है कि प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है और चालक की लंबाई के साथ इसका सीधा संबंध होता है। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई कम होने पर प्रतिरोध कम होता है, क्लियर। अब यहाँ पर जो दूसरा है वो है चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है।
ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरे पास में ये कोई कंडक्टर है ना, थोड़ा मैं इसको बताता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास में कोई कंडक्टर है, तो ये जो सामने वाला है ना, इसको एकदम ऐसा सीधा काटने पर ये जो एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये कहलाता है क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मतलब किसी कंडक्टर की मोटाई से मतलब है, अगर आप सिंपल वे में समझो तो कंडक्टर की मोटाई से मतलब ये जो एरिया है ना, इसे ही आप क्या कहते हो, क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हो, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहोगे। तो इसके ऊपर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस प्रकार से डिपेंड करता है, इसको समझते हैं, है ना। इधर का मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए यार, अगर हमने मान लीजिए कि दो अलग अलग कंडक्टर लिए, है ना, मान लो कि यहाँ पर आपने ये कंडक्टर एक फर्स्ट लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है ना, मान लो कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, और आपने एक कंडक्टर यहाँ पर लिया, है ना, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ना, वो A2 है। तो अभी आपको देखने से भी डायरेक्ट पता चल रहा है कि जो A2 है यानी कि जो दूसरा कंडक्टर है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, मतलब उसकी मोटाई ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ कि भाई जो A2 एरिया है इसको मैंने ज़्यादा रखा हूँ A1 से, मतलब दूसरा कंडक्टर जो है ये अधिक मोटा है ना, पहले कंडक्टर की तुलना में। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दिखाता हूँ, है ना, और यहाँ पर ये क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से कंडक्टर के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस आता है। अब अगर यहाँ पर मैं कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँगा या बैटरी लगाऊंगा विभवांतर, तो क्या होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ से क्या होगी, करंट फ्लो होगी और ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, है ना। तो इन इलेक्ट्रॉनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये इस पॉजिट्रॉन से क्या करेंगे, ज़्यादा टक्कर होगी इनकी, मतलब इनके साथ ज़्यादा टक्कर होगी। वही अगर मान लो कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, और यहाँ पर ये पॉजिट्रॉन है, मतलब पॉजिटिव आयन है इस कंडक्टर के अंदर में। अब मान लो यहाँ पर मैंने सेम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो इसके पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास रास्ता होगा कि ये इस पॉजिट्रॉन से डिफ्लेक्ट होते हुए बिना अपने मार्ग को इधर से चेंज कर लेगा, यानी ये अपने मार्ग को चेंज कर लेंगे क्योंकि इनके पास एरिया ज़्यादा है। आप इसे ऐसा समझो कि अगर वन वे है अगर आपकी सड़क, तो वहाँ पर आपको ट्रैफिक ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, मतलब वही चीज़ हो गई कि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब करंट कम होगी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वहीं अगर आपकी सड़क की चौड़ाई बढ़ा दी जाए, है ना, 4 लेन या 6 लेन कर दें, तो वहां पर आपको ट्रैफिक क्या मिलता है, 0 मिलता है या बहुत कम ट्रैफिक मिलता है। तो आप एकदम गाड़ी कैसे ले जाते हो, खच्चाक, है ना, बहुत स्पीड के साथ लेकर जाओगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, टाइम कम लगा, मतलब करंट बढ़ गई, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कंडक्टर की मोटाई को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे पॉजिट्रॉन जो होंगे या पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन की गति का कम से कम विरोध करेंगे, और कम से कम विरोध करेंगे मतलब वहां पर जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस के साथ किस प्रकार से बिहेवियर कर रहा है कि अगर आपने एरिया को बढ़ाया तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, है ना, और अगर आपने एरिया को कम किया तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो आपको यहाँ पर अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे किस किस के बीच में, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना और रेजिस्टेंस के बीच में, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइन मिलेगी, या इसको आप इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर ये लाइन इस तरीके से मिलेगी। आप पॉइंट ए और पॉइंट बी से इसको आप समझ सकते हो कि यहाँ पर पॉइंट ए पर यहाँ पर देखो एरिया क्या है, कम है ना, और पॉइंट बी पर यहाँ पर एरिया क्या है, ज़्यादा है। मतलब मान लो यहाँ 1 है तो यहाँ 5 लिख देते हैं। तो 1 है जब एरिया तो मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, 10 है ना। लेकिन जब यहाँ पर 5 है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो गया, यानी 10 से कुछ कम हो गया, यानी 8 हो गया या 7 हो गया। तो आप इसको समझ सकते हो कि जो एरिया होता है ना, मतलब चालक की जो मोटाई होती है उसके साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध का संबंध, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों रूल को एक साथ लिखूं, ठीक है, इन दोनों रूल को मैं एक साथ लिख रहा हूं, तो मैं इसको इस पूरी इक्वेशन को किस तरह से लिख सकता हूं, है ना। आप लोग बस देखते जाइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने पहला देखा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। सेकेंड रूल में हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इनको मैं समझा चुका हूँ। अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूं तो क्या लिख सकता हूँ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब यहाँ पर फिर से समानुपाती का चिन्ह आया, अब मैं इसको हटाता हूं तो यहाँ पर फिर से क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट इस बार हमने लिखा है रो, है ना। तो यहाँ पर आपको जो एक्चुअल इक्वेशन मिलेगा वो एक्चुअल जो फार्मूला मिलेगा रेजिस्टेंस का वो होता R बराबर रो L अपॉन A, है ना। तो यहाँ पर R बराबर आप क्या लिखते हो कि भैया ये तो क्या है, रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है, किसमें, ओम में, है ना। L बराबर क्या होता है, आप लिखते हो लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी चालक की लंबाई, है ना, इसको लिखते हो आप मीटर में, है ना। और A बराबर आप लिखते हो एरिया ऑफ कंडक्टर या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, है ना। तो इसको आप लिखते हो मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब यहाँ पर जो रो होता है, ठीक है, रो यहाँ पर होता है कांस्टेंट, और इसे आप कहते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब अब हम आ गए विशिष्ट प्रतिरोध के ऊपर, है ना। और इसे ही आप लोग क्या कहते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, इसे आप कहते हो विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखो प्रतिरोध तो समझ में आ रहा था, है ना। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध आपको एक नया नाम मिल गया, क्लियर है। अभी एक समस्या खत्म नहीं हुई थी, प्रतिरोध को बड़ी मुश्किल से समझा था और विशिष्ट प्रतिरोध आ गया। तो इसको समझते हैं विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है ना। तो अगर मैं इस इक्वेशन में मान लीजिए यहाँ पर अब हम जो हमारा टॉपिक है वो होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। तो अगर मान लो कि आपके पास में कोई 1 मीटर लंबा कंडक्टर है ना, मतलब ये कोई चालक है और इसकी लंबाई कितनी रखी है मैंने, यहाँ पर ये जो लेंथ है ये है 1 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात अभी तक नहीं है। और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लीजिए कि ये जो एरिया है ये है आपका 1 मीटर स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा सेंटीमीटर में लिखते हैं, है ना, ये सेंटीमीटर है और ये भी मान लो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर लंबा कंडक्टर है, कोई चालक है छोटा सा, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R बराबर रो, है ना। L कितना दिया भैया, 1 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पर एरिया कितना दिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी चलो यूनिट को थोड़ा साइड में रखते हैं। तो 1/1 का मतलब आप लिख सकते हो R बराबर रो,
इससे क्या समझ में आया, है ना, ये भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में ना लें। इससे समझ में क्या आया, ठीक है, एक चीज समझ में आ रही है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल और 1 सेंटीमीटर लंबे चालक का जो प्रतिरोध है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब आप फिर से सुनिए, देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने क्या रखा, यहाँ पर एरिया रखा, मीटर रखते तो दोनों को मीटर में रखना पड़ता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और 1 सेंटीमीटर लंबे चालक का जो प्रतिरोध होगा वही उसका क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है ना। तो ऐसे अगर आप बोलोगे कि सर अभी तो 1 सेंटीमीटर का यह निकाला, अब 100 सेंटीमीटर हो या 100 किलोमीटर हो या 1000 किलोमीटर हो, उसका क्या होगा। तो उससे पहले हम देखते हैं इसकी यूनिट, फिर समझते हैं उसको भी कि क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर यूनिट की बात करूं तो मैं इक्वेशन लिखता हूं, है ना, क्या लिखता हूं, R बराबर रो L अपॉन ए। आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओम लिख सकता हूँ, रो की जगह रो लिखो, एल की जगह देखो। अगर हम यहाँ पर सीजीएस की बात कर रहे हैं, है ना, तो सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एमकेएस की बात करें या एसआई की बात करें तो फिर क्या हो जाएगा आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड, है ना। दो तरह के आपके सिस्टम होंगे ना, तो एक होता है सीजीएस और एक होता है एमकेएस, ठीक है। तो सीजीएस की अलग होगी, एमकेएस की अलग होगी। अभी समझ लीजिए, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। स्टूडेंट से कई बार वो स्पेशल पूछता है कि सीजीएस में क्या होगी या एमकेएस में क्या होगी। स्टूडेंट सिर्फ एक प्रकार की रट्टा मारते हैं और वो क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो अभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध की जो यूनिट होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मान लीजिए मैं पहले बात कर रहा हूं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड की, है ना, तो यार मैं आर को क्या लिख सकता हूं, ओम लिख सकता हूं, रो की जगह रो लिखा हूं, एल यहां पर मैंने लिखा कि सेंटीमीटर, एरिया को क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर क्लियर, ये सेंटीमीटर आधा आया तो रो बराबर क्या लिख सकता हूं, ओम सेंटीमीटर, और यही आपकी विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई हो गई किसमें, सीजीएस सिस्टम में। तो अगर आपसे सीजीएस सिस्टम में विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई पूछे, ध्यान रखना अगर स्पेशल लिख के दिया है तब तो आप लगाओगे ओम सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं एमकेएस में। तो देखो एमकेएस में यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह क्या लिखना पड़ता है, सिंपल मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता, इधर हो जाता ओम मीटर। तो वहां पर अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो की इकाई लिखते तो वो आ जाती है आपकी ओम मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो एमकेएस में अगर आपसे पूछता तो आप सिंपल वे में आंसर देते कि सर एमकेएस में होती है ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध समझ में आया, पहले तो ये बताओ, है ना, क्लियर है ना। क्योंकि एक से अभी यहाँ पर जो बहुत ज्यादा कुछ मैंने एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं की है, आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया हूं, है ना, कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लंबे चालक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और 1 सेंटीमीटर लंबे चालक का जो प्रतिरोध होगा वो इसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। अगर इकाई की बात करें तो सीजीएस में होती है ओम सेंटीमीटर, एमकेएस में होती है ओम मीटर, है ना। अब यहाँ पर यार विशिष्ट प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध अगर एक बार आपने काउंट कर लिया ना, ठीक है, तो अब इस चालक की लंबाई को कितना भी बढ़ा लो, इसके एरिया को कितना भी चेंज कर लो, लेंथ को कितना भी चेंज कर लो, ये चेंज नहीं होता है। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है, यानी जो चालक है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। मतलब अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर का अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, है ना। कितना लिखते हो आप, लगभग आप 1.58 इंटू 10⁻⁻8, है ना, ओम सेंटीमीटर लिखते हो,
ठीक है। तो इस तरीके से कॉपर का है, तो अब चाहे कॉपर का 1 ग्राम मटेरियल हो या 100 किलोग्राम मटेरियल हो, वहां पर आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यही रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो अभी आपको रेजिस्टेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है, आया कहां से। सबसे पहले तो हमको ओम्स नियम में पहली बार रेजिस्टेंस जब हमको मिला था तो कहां मिला था, ओम्स लॉ में। मतलब हमने लिखा था ना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, फिर I जब वहां पर हमने समानुपाती का चिन्ह हटाकर R लाया तो R को हमने कांस्टेंट लिखा और इसे ही रेजिस्टेंस कहा। बाद में पता चला कि ये धारा का विरोधी है, मतलब अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होगी, प्रतिरोध कम होगा तो धारा बढ़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने देखा कि प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है, तो लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जब हमने इन दोनों नियम को एक साथ लिखा तो हमको एक नया टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, कांस्टेंट आया रो, जिसको हमने लिखा विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर समझा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर देखो ध्यान से समझो कि अगर आपसे सिर्फ प्रतिरोध पूछता कि प्रतिरोध किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, तो लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। एक और चीज यहाँ पर लिख लो, टेम्परेचर कोफिशिएंट या तापमान गुणांक में मैं बताऊंगा कि आपका जो प्रतिरोध होता है वो तापमान पर भी निर्भर करता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपसे सिर्फ विशिष्ट प्रतिरोध पूछता है ना, तो विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है ना। विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, ये कभी भी, है ना तो लेंथ पर निर्भर करेगा, ना ही तापमान पर, ना ही एरिया पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रतिरोध को समझा, आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, है ना। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेक्चर में।